नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा कोशिकांग जिसमें जल अपघटकीय एंजाइम होते हैं। ऐसा कोशिकांग बताना है जिसमें जल अपघटकीय एंजाइम होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, पहला राइबोसोम, फिर दूसरा मीसोसोम, फिर लयनकाय, और चौथा है माइक्रोसोम। अब देखिए, जल अपघटकीय एंजाइम मतलब जो पाचन का कार्य करते हैं, मुख्यतः जो पाचन का कार्य करते हैं, पाचन का कार्य करते हैं ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें से एक एक का कार्य अपन देखें। राइबोसोम क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण करता है, मीसोसोम श्वसन का कार्य करते हैं प्रोकैरियोट में, श्वसन का कार्य करते हैं प्रोकैरियोट में। फिर लयनकाय, लयनकाय मतलब लाइसोसोम होते हैं जो कि जिनका कार्य होता है मुख्यतः पाचन का, तो इसमें जल अपघटकीय एंजाइम उपस्थित होंगे। और माइक्रोसोम तो जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है, अंतर्द्रव्य जालिका का जब अपन अपकेंद्रीकरण करते हैं तो उस दौरान ये आखिरी में बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से एक सही चुनना है। पहला ऑप्शन है कि जो खुरदरा ईआर होता है, ईआर मतलब अंतर्द्रव्य जालिका, इसमें वसीय अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। दूसरा, जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, इसमें फॉस्फोलिपिड का ऑक्सीकरण होता है। तीसरा है जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ये लिपिड का यानी वसा का संश्लेषण करती है। और चौथा ऑप्शन है कि जो खुरदरी ईआर होती है, खुरदरा ईआर, ये ग्लाइकोजन का संश्लेषण करता है। अब इसमें से सही कथन यानी मैच करना है अपन को। देखिए, हमको ये पता है, मैं दो चीजें आपको बता दूं, रिवाइज करा दूं। जो खुरदरा ईआर होता है वो लिपिड का, वसीय पदार्थ का संश्लेषण करता है। जो खुरदरा ईआर होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। खुरदरा ईआर जो होता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम होते हैं तो राइबोसोम के कारण प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जबकि जो चिकनी ईआर होती है
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड का, वो वसा का संश्लेषण करता है। तो यहाँ अपन देखते हैं ऑप्शन में खुरदुरा ER वसी अम्ल ऑक्सीकरण, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। चिकना ER फॉस्फोलिपिड का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तो करते नहीं है वो। चिकनी ER वसा का संश्लेषण ये हो सकता है। खुरदुरा ER ग्लाइकोजन का संश्लेषण, खुरदुरा ER जो होता है प्रोटीन का करता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। चिकना ER जो होता है वो वसा का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। यदि कोशिका को जल में रखा जाए तो उसमें परासरणी फैलाव किसके कारण होता है? ऑप्शंस हैं इसके, पहला लवक, दूसरा राइबोसोम, तीसरा है सूत्रकणिका, और चौथा है रसधानी। कोशिका को जल में रखने के बाद उसमें फैलाव अगर आता है, मतलब कोशिका फूल जाती है, तो ये किस कोशिकांग के कारण होता है? देखिए लवक का ऐसा कोई कार्य तो है नहीं, लवक तो पदार्थों का संश्लेषण करता है और उसको इकट्ठा करता है। राइबोसोम मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण से जुड़ा हुआ है। फिर तीसरा है सूत्रकणिका, तो ये तो एटीपी का निर्माण करती है। और आखिरी है रसधानी। रसधानी का काम होता है कि खाद्य पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को और जल को इकट्ठा करके रखना। तो जल इसके अंदर जब जाएगा तो ये जो रसधानी होती है, ये जो कोशिकांग होता है, ये फूल जाता है। और अगर ये फूलेगा तो कोशिका में भी फूलना देखा जाएगा। तो इसका सही आंसर है रसधानी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में से अपन को, इस चित्र को देखते हुए एक सही कथन चुनना है। और चित्र है कुछ इस तरह का। और यहाँ पे छोटे छोटे कण लगे हुए हैं इस तरह से। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये डायग्राम को देख के इसके बारे में सही चुनना है, मतलब इसके बारे में बताना है। ये जो इसके बाजू में लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है केंद्रक। इसमें ऑप्शन है गोल्जी काय, यह है प्रोटीन संश्लेषण, दूसरा गोल्जी काय, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण,
फिर तीसरा खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका, प्रोटीन संश्लेषण, चौथा खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका ग्लाइकोलिपिड का निर्माण, अब पहली बात तो ये संरचना अपन को देखनी है। ये संरचना आपको ध्यान होगी जब जो केंद्रक होता है, केंद्रक आवरण से जो जुड़ी हुई संरचना रहती है, गोल्जी काय तो होता नहीं है, ये होता है अंतःद्रव्य जालिका। और अंतःद्रव्य जालिका में क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम कण लगे हुए हैं इसलिए ये खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका हो गई, और क्योंकि राइबोसोम लगे हैं तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। तो इसका सही ऑप्शन आएगा थर्ड वाला, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी ही बनते हैं, आप लोग अगर थ्योरी पार्ट अपना स्ट्रांग रखेंगे, तैयार रखेंगे, तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा पदार्थों का परिवहन नियंत्रित होता है? पहला तारक काय, दूसरा गुणसूत्र, तीसरा कोशिका भित्ति, और चौथा कोशिका झिल्ली। पदार्थों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कौन पदार्थों का आवागमन, मतलब कुछ जरूरी पदार्थों को अंदर लाना, कुछ को बाहर करना, ये कौन देखरेख करता है? तारक काय तो होता है तर्को तंतु बनाने के लिए, कोशिका विभाजन के लिए, गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थों को अगली पीढ़ी में पहुंचाने के लिए। कोशिका भित्ति जो होती है ये पारगम्य होती है, पूरी तरह से पारगम्य होती है, कोई पदार्थ अंदर आता है तो आ जाता है, जिसको बाहर जाना होता है चला जाता है। पर कोशिका झिल्ली जो होती है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, कुछ पदार्थों का अंदर आना ये कंट्रोल करती है, कुछ पदार्थों को बाहर जाना कंट्रोल करती है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। निम्न में से एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। पहला ऑप्शन अमीबा, सेकंड पैरामीशियम, तीसरा ई कोलाई, चौथा ऑप्शन है यूग्लिना।
इनमें से एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना ये प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं, और प्रोटिस्टा जगत के सदस्य जो होते हैं वो यूकैरियोटिक एक कोशिका वाले होते हैं। तो सिर्फ एक इसमें बच रहा है जीवाणु कोशिका यानी ई कोलाई, वो यूकैरियोटिक नहीं है, सॉरी वो प्रोकैरियोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से एक प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट में एक समान है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, दूसरा ऑप्शन कोशिका झिल्ली, तीसरा केंद्रक, और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। इनमें से एक प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में एक समान है, मतलब जो जिस घटक से ये बनी हुई है उसके आधार पर अपन बात करते हैं। देखिए कोशिका भित्ति तो दोनों में अलग अलग होती है, जैसे पादप कोशिका की बात करें तो वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन की बनी होती है, और जीवाणु भित्ति जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा। फिर दूसरा आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोट में प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और यूकैरियोट में भी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, तो ये एक आंसर आएगा। पर अपन आगे भी देखते हैं। केंद्रक प्रोकैरियोट में तो होता ही नहीं है, मतलब पूर्ण विकसित होता ही नहीं है। राइबोसोम दोनों में अलग अलग होते हैं, एक में 70S जीवाणुओं में और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S, तो इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है दोनों में, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या वो यूकैरियोट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो कोशिकाओं के मध्य या दो कोशिकाओं को दो कोशिकाओं के मध्य संरचना जो पदार्थों के आवागमन में सहायता करती है। पहला जीव द्रव्य झिल्ली, दूसरा जीव द्रव्य तंतु, तीसरा प्लास्टोक्यूनोन, चौथा अंतर्द्रवी जालिका। अब दो कोशिकाओं के मध्य संरचना जो पदार्थों के आवागमन में सहायता करती है। देखिए दो कोशिकाएं जो होती हैं वो मध्य पटलिका से जुड़ी होती हैं, दोनों के बीच में मध्य पटलिका होती है, और मध्य पटलिका में बीच बीच में कुछ खाली जगह छोटी होती है, उनको अपन कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा यानी जीव द्रव्य तंतु। तो जीव द्रव्य तंतु जो होता है उसके द्वारा
पदार्थों का आवागमन, यानी बीच बीच से वो निकलकर दूसरी कोशिका में आते हैं। ये जब अपन थ्योरी बात कर रहे थे तब अपन ने वहाँ पे संरचना देखी थी। तो ये इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। तो ये कुछ अपन ने इसके क्वेश्चन किए। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सरल होते हैं, बस ये है कि आपको अपना पार्ट स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ। इनमें से कौन सा कोशिकांग जिसके पास स्वयं का डीएनए होता है? केंद्रक, सूत्रकणिका, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक और उपरोक्त सभी। इनमें से किसके पास स्वयं का डीएनए होता है? केंद्रक, सूत्रकणिका, हरित लवक, उपरोक्त सभी। तो देखिए केंद्रक के पास तो खुद का डीएनए होता ही है, आनुवांशिक पदार्थ तो वही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ऐसी संरचना है जिनके पास खुद का डीएनए होता है, तो इसमें आंसर आएगा उपरोक्त सभी। एक क्वेश्चन में ऐसे ही और बताता हूं। मध्य पटलिका में मुख्यतः पाया जाता है, मध्य पटलिका में क्या पाया जाता है? फॉस्फोग्लिसराइड, हेमीसेल्युलोज, म्यूरामिक अम्ल, कैल्शियम पेक्टेट। फॉस्फोग्लिसराइड, हेमीसेल्युलोज, म्यूरामिक अम्ल और कैल्शियम पेक्टेट। तो हमें ये पता है कि मध्य पटलिका जो होती है वो पेक्टेट की बनी होती है, और पेक्टेट में सबसे ज़्यादा सांद्रता में जो आयन होता है वो होता है कैल्शियम। तो इसमें कैल्शियम पेक्टेट मुख्यतः पाया जाता है, तो इसका आंसर आएगा कैल्शियम पेक्टेट। तो इसी तरह के क्वेश्चंस और भी आप प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका इस चैप्टर में जो कमांड है वो स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, चलिए आज अपन यहीं तक करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।